नमस्कार, मैं हूँ रंजन कुमार और आप देख रहे हैं लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार। पसाकोलॉजी बहुजियन प्रोफेसर पुराण के इस अंक में जो 10वां अंक है, आपका स्वागत है। पसाकोलॉजी बहुजी के पप्पा पराजित मिसिर से पहली मुलाकात कैसे हुई थी, ये मैंने आपके साथ साझा किया था अंक 2 में। और पसाकोलॉजी बहुजी एंड प्रोफेसर पुराण अंक 3, 4 और 5 में रमेश बबुआ की कहानी आई थी, जो पसाकोलॉजी भौजी उपन्यास में महत्वपूर्ण रोल रखता है। रमेश बबुआ, तो रमेश बबुआ से जुड़ी हुई कहानी मैंने आपको पहले ही बता दी थी। उसके बाद जो छठा, सातवां, आठवां और नौवां अंक आया है, उसका कहानी में जिक्र आगे यदा कदा उपन्यास में जहां जैसी जरूरत होगी उसके अनुसार करेंगे। वो एक इंफॉर्मेटरी पार्ट था इस कहानी का, और उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन इस किताब में, इस उपन्यास में लिए जाएंगे। लेकिन यथास्थिति आपके साथ चूंकि कुछ इंफॉर्मेशन साझा करने थे, कुछ बात करनी थी, आपको कुछ इंटरटेनमेंट देना था, तो उसको रखा गया था। तो अब यहां से फिर 10वें एपिसोड से कहानी शुरू होती है। पसाकोलॉजी भौजी एंड प्रोफेसर पुराण की सिलसिलेवार आपके सामने आगे। अरवल जिला में एक करपी थाना है, और करपी थाने में एक कंसी गांव है। कंसी के लोग बंसी बहुत बजाते हैं। वहां के लोगों की खासियत है कि वहां लोग बंसी बजाने में महारत हासिल रखते हैं। तो आपको कंसी गांव के कोने कोने में, इधर उधर, बसवाड़ी के आगे पीछे आपको कई लौंडे मिल जाएंगे, कई बेरोजगार मिल जाएंगे, जिनमें से कुछ तो जुआ खेल रहे होंगे और कुछ बंसी बजा रहे होंगे। कंसी गांव में बहुत अच्छे अच्छे भले लोग भी हैं, लेकिन जाहिर सी बात है, भले लोग दिन के समय फ्री नहीं रहते हैं। तो दिन के समय ये जो जुआरी, ताश खेलने वाले खिलाड़ी, और जिसको कह सकते हैं निकम्मे, निठल्ले, आवारा किस्म के लड़के, वो आपको इधर उधर घूमते हुए कंसी गांव में बांस की झाड़ियों के आगे पीछे मिल जाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कंसी के लोग बंसी बहुत बजाते हैं। तो उसी कंसी गांव की कहानी अभी मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। उसी कंसी गांव में एक थे पंडित रामाधार मिसिर, जिनको कहीं कहीं मैं रामदीन मिश्र के नाम से भी जानता रहा हूं, जिनको गांव की बहुएं मास्टर रामदीन, मास्टर आरडी, अब चाहे रामदीन कहिए या रामाधार कहिए, आरडी तो बनता है ना। तो मास्टर आरडी के नाम से वो जाने जाते हैं। गांव की बहुओं ने व्हाट्सएप ग्रुप में उनका नाम जो है मास्टर आरडी रख रखा है। तो उसी कंसी गांव में रहते थे मास्टर आरडी। अब मास्टर आरडी, रामाधार का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, इस पर नहीं जाते हैं। कहानी वहां से शुरू करते हैं, क्योंकि रामाधार जी से हमें कहानी बतानी है। तो कंसी गांव के रामाधार जी की कहानी कहनी है, तो रामाधार जी के कहानी पाते हैं। कई भाई थे रामाधार जी, अब उसमें ये रामाधार जी मास्टर बन गए। अब ये मास्टर रामाधार का चरित्र कैसा है, यह तो आपको बाद में पता चलेगा। हम सिलसिलेवार बताने की कोशिश करते हैं। मास्टर रामाधार के घर में एक पत्नी थी, दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। और मास्टर रामाधार को स्कूल में नौकरी भी लग गई थी। तो मास्टर रामाधार की जिंदगी बड़ी ही मजे में कट रही थी। मास्टर रामाधार के कई भाई भी थे, एक संस्कारी घर में थे,
पैदा हुए थे मास्टर रामाधार और ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे। तो माता पिता के दिए हुए संस्कार से मास्टर रामाधार के कई भाई पारंगत थे, लेकिन मास्टर रामाधार में वो सब संस्कार नहीं उतरा था। लेकिन फिर भी मास्टर रामाधार को कोई खराब इंसान नहीं कह सकता था। तो जिंदगी अच्छी चल रही थी, लेकिन अचानक से एक भूचाल आता है मास्टर रामाधार की जिंदगी में। इनकी पत्नी का स्वास्थ्य खराब होता है और इनकी पत्नी का स्वर्गवास हो जाता है। अब छोटे छोटे बच्चों की देखभाल कौन करे? तो मास्टर रामाधार की जो बेटी है, मास्टर रामाधार के जो पुत्र हुए, इनकी देखभाल, पुत्र बड़ा था, पुत्री छोटी थी, उसकी देखभाल की जिम्मेदारी मास्टर रामाधार के और जो भाई थे वो ले लेते हैं। उनमें से मास्टर रामाधार के जो एक भाई हुए, उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, तो उनकी पत्नी इन बच्चों का देखभाल अच्छे से करने लगती हैं और उसके बाद मास्टर रामाधार फिरंट हो जाते हैं। इसके पहले जो लग रहा था कि मास्टर रामाधार अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते हैं, अपने माता पिता के बहुत ही अच्छे संस्कारों में पले बढ़े हैं, अचानक मास्टर रामाधार का जीवन पलटा खाता है और मास्टर रामाधार अपनी असली चरित्र पर आते हैं। अब मास्टर रामाधार को अपनी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद उनकी वासना उन्हें तंग करने लगती है। थोड़े ही दिनों में उन्हें पत्नी का प्रेम भुला जाता है, पत्नी की याद भुला जाती है। कोई स्त्री मेरे जीवन में होना चाहिए, यह मास्टर रामाधार के मन में भूचाल पैदा कर देता है और मास्टर रामाधार की वासना सर चढ़ करके बोलने लगती है। अब मास्टर रामाधार को हर जगह, हर स्त्री में केवल एक स्त्री नजर आती है और हर किसी के ऊपर मास्टर रामाधार की बुरी नजर ही जाती है। मास्टर रामाधार अपनी इस मानसिक अवस्था से खुद भी लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मास्टर रामाधार अपनी वासना पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। इस बीच में अभी मास्टर रामाधार को इधर उनके हाल पे छोड़ देते हैं और अरवल के ही एक और दूसरे शहर में चलते हैं, कुर्था। कुर्था में एक सचई गांव है। वहां एक नवाब मिसिर रहते थे। उनका नाम नवाब नहीं था, लेकिन पूरा गांव उन्हें नवाब कहता था। क्यों? क्योंकि नवाब बहुत गरीब थे, मेहनत मजदूरी करके अपना पालन पोषण करते थे। उनके पास ज्यादा खेती भी नहीं थी, तो दूसरे के खेतों में काम करके, मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर करते थे। नवाब कुछ बहुत पढ़े लिखे भी नहीं थे। नवाब को शास्त्रों का भी ज्ञान नहीं था। जाति के पंडित होते हुए भी पंडिताई का कोई गुण उनको आता नहीं था। और नवाब अपनी जिंदगी जो है मस्त मौला होकर के जीते थे। उनको गांव के लोग नवाब इसलिए कहते थे क्योंकि अपनी ठाट बाट जो है ना, अपनी जो उनकी औकात थी उससे बहुत ज्यादा दिखाने का प्रयास करते थे। भले ही दिन भर नवाब मजदूरी करके आए, लेकिन जब शाम को लोगों के बीच बैठेंगे तो ऐसे दिखाएंगे कि कहीं के राजा महाराजा हैं। तो उसे देख करके ही लोग उनको नवाब कहने लगे थे और पूछते थे कहीं के नवाब हो का, और मजाक में पूछते थे कल कहां काम करने जाओगे, तुम तो नवाब हो भाई, तुम्हें काम की कौन सी कमी है। तो नवाब मिसिर को फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। आप एक तरह से कह सकते हैं कि नवाब बहुत ही बड़े वाले बेशरम और उदंड थे। और नवाब की कई बेटियां थी। अब जब नवाब से पूछते इनकी शादी कब करोगे भाई,
तो कहते थे बहुत बड़का से करूंगा शादी, पूरा गांव देखते रह जाएगा। अब नवाब का ख्वाब था कि उनकी बेटियों के लिए घोड़े पे चढ़ करके कोई दूल्हा आए। अब जब बाप ऐसा है तो जाहिर सी बात है ना, नवाब की बेटियां भी वैसी ही होंगी, बाप का गुण लेकर के ही पैदा हुई थी। यह अलग बात है कि नवाब मेहनत मजदूरी करते थे, पढ़े लिखे भी नहीं थे, शास्त्रों का ज्ञान भी नहीं था, कोई मर्यादा वगैरह भी नहीं जानते थे, और नवाब को जितनी गंदी आदतें हो सकती हैं दुनिया में, वो सबकी भी लत थी। तो उस लत से नवाब का परिवार अछूता नहीं था। जब घर का मालिक ही बिगड़ा हुआ हो तो घर की बेटियां और घर के बच्चे कैसे बिगड़े हुए ना होंगे। तो बेटियों को भी खुली छूट थी। नवाब ने अपनी बेटियों को खुली छूट दे रखी थी कि कोई बात नहीं, नवाब की बेटी हो, नवाब की तरह जिंदगी काटो, नवाब की तरह ही जिंदगी गुजारो। और बहुत बड़का से ब्याह करेंगे, जिद पर अड़े हुए थे नवाब। अब इसके चक्कर में नवाब की बेटियों की उम्र गुजरती जा रही थी, शादी हो नहीं रही थी, शादी करने के लिए धन भी नहीं था, दूल्हों को देने के लिए दहेज भी नहीं था। और आप सबों को पता है यह बहुत बड़ी कुरीति है, बिहार में बिना दहेज के शादी होती नहीं है लड़कियों की। धीरे धीरे थोड़ी बहुत परिस्थितियों में अब परिवर्तन आया है, लेकिन जिस वक्त की मैं कहानी बता रहा हूं, उस समय तो बिल्कुल सोचना ही मुश्किल था कि बिना दहेज के किसी लड़की की शादी भी हो जाएगी, कोई योग्य दूल्हा भी मिल जाएगा और माता पिता को दहेज के लिए कोई रकम नहीं देनी पड़ेगी। तब नवाब के पास देने के लिए कुछ था भी नहीं, और नवाब गांव वालों के तानों से आहत भी थे। तो नवाब कहा करते थे, मेरी बेटियां ब्याह के कहां जाएंगी, बहुत बड़का से ब्याह करेंगे हम अपनी बेटियों को, पूरा गांव देखता रह जाएगा। अब नवाब की एक बेटी थी लहसुन गंधा। अब आप पूछेंगे उसका नाम लहसुन गंधा क्यों है। क्योंकि नवाब की उस बेटी के शरीर से लहसुन के जैसा गंध आता था, क्योंकि वो लहसुन के खेतों में काम करने के लिए निकल पड़ती थी। गांव वालों के जितने भी लहसुन के खेत होते थे, उसको सोह आती थी। अब सोहना का मतलब पता नहीं आप समझेंगे नहीं समझेंगे, मैं आपको समझा दूं। सोहना मतलब होता है वो जो खरपतवार निकल आते हैं उस खेत में, उसको, उस घास को निकाल देना। अब ये जो नवाब की बेटी थी लहसुन गंधा, जिसका नाम कुछ और भी है, लेकिन ये लहसुन गंधा के नाम से ही पुकारी जाने लगी, क्योंकि इसको लहसुन के खेत सोहने में बहुत मजा आता था, और ज्यादा समय इसका लहसुन के खेत में ही गुजरता था, और इसकी आदत में शुमार थी लहसुन के पौधे से जो पत्ता निकला होता है हरा हरा, वो तोड़ के खा लेना, खेत सोते सोते और लहसुन का पत्ता चबाते रहेगी। जब मन करेगा तो लहसुन की पूरी कली हुई खेड़ी और पूरी की पूरी पोट लहसुन की खा गई। तो उसके शरीर से लहसुन जैसा गंध निकलता था, उसके पसीने में एक लहसुन की बदबू आती थी। तो उसके घर वालों ने ही लहसुन गंधा कहना शुरू किया था, और बाद में यही उसका पुकारो नाम बन गया, वो लहसुन गंधा हो गई। और नवाब को लगता था महाभारत में ये शांतनु की जो पत्नी हुई है सत्यवती, उनको मत्स्य गंधा कहा जाता था, क्योंकि उनकी शरीर से मछली जैसा गंध आता था। तो थोड़ी थोड़ी कहानियां नवाब ने सुन रखी थी, रामायण की महाभारत की। अब पंडित के घर में है तो इतना तो सुन ही लेते हैं, लेकिन अधकचरा ज्ञान है। तो अधकचरे ज्ञान पे नवाब को लगा कि जब उधर मत्स्य गंधा हो सकती है तो हमारी बेटी लहसुन गंधा क्यों नहीं हो सकती। तो क्योंकि लहसुन गंधा बचपन से ही वो लहसुन के खेत सोती रहती थी, और लहसुन के हरे हरे पत्ते खा खा के और लहसुन के कच्चे कोट खा खा के लहसुन की तरह ही उसके पसीने की बदबू आती थी। वो बैठ जाए और डकार ले तो पूरा घर लहसुन के गंध से भर जाएगा, अजीब सी बदबू से। तो वहीं से
वो लहसुन गंधा पुकारी जाने लगी थी नवाब द्वारा, अपनी माँ द्वारा, अपने अन्य भाई बहनों के द्वारा। तो उसका नाम ही फेमस हो गया था लहसुन गंधा। अब ज्यादा हम नवाब और नवाब के परिवार के डिटेल में और लहसुन गंधा के परिवार के डिटेल में नहीं जाते हैं, क्योंकि ऐसे ही अपनी कहानी बहुत बड़ी है। पसाकोलॉजी भौजी एंड प्रोफेसर पुराण, यहाँ बहुत चरित्र हैं। तो हमें जिन लोगों से वास्ता है, हम उन्हीं के चरित्र के ऊपर रुके रहते हैं। तब ये जो नवाब की बेटी थी लहसुन गंधा, जिसके शरीर से लहसुन का गंध आता था, इसकी भी शादी नहीं हो रही थी, उम्र गुजरी जा रही थी और पिताजी इंतजार में थे कि बहुत बड़का से इसका ब्याह रचावेंगे। जब भी कोई गांव का कोई लड़का बता देता इधर शादी कर दो नवाब, उधर शादी कर दो नवाब, किसी गरीब ब्राह्मण परिवार का पता देता, तो नवाब कहता मेरा हंसी मजाक मत उड़ाइए, मेरा उपहास मत करिए, मेरी बेटी बहुत बड़का से ब्याह के जाएगी एक दिन, यह नवाब का वादा है। और पूरा संचई गांव देखेगा। तो लोग भी उसका मजाक उड़ाते हुए निकल जाते थे कि इसको जो है सही रिश्ता बताने का भी कोई फायदा नहीं है, ये जो है ना नवाब सुधारने वाला नहीं है। तो नवाब मिस्र की दिनचर्या ऐसे ही चल रही थी और उधर अपनी पत्नी के मरने के गम में कई जगह लगता था मास्टर रामाधार को कि अब मुझे पत्नी की आवश्यकता है। हर रात को नवाब ये सोचते थे मास्टर रामाधार कि बस अगले दिन शादी कर लेना है, अगली सुबह होते ही पहला काम हमें यही करना है कि ब्याह कर डालना है। लेकिन कोई योग्य कैंडिडेट, कोई योग्य कन्या भेटा ही नहीं रही थी मास्टर रामाधार को। वैसे तो मास्टर रामाधार योग्य की तलाश में ही नहीं थे, मास्टर रामाधार को एक स्त्री चाहिए थी कैसे भी। लेकिन लेकिन जो इनके बड़े भाई लोग थे, जैसे ही मास्टर रामाधार किसी के बारे में सजेस्ट करते, तो पहले तो भाई लोग कहते 1 साल नहीं हुआ है अभी पत्नी को मरे हुए, अभी भूल जाओ। अब मास्टर रामाधार कैसे समझाते अपने उन भाइयों को कि मेरे लिए एक एक रात काटना मुश्किल है। अब मास्टर रामाधार की भाभी लोग पूछती थी यही इतना ही आपको अपनी पत्नी से प्यार था जो आप अपनी शादी के लिए इतना मरे जा रहे हैं, अभी 3 महीना भी नहीं हुआ। तो मास्टर रामाधार कहते ये जो 2 बच्चे अनाथ हुए हैं इनको भी तो देखने के लिए एक मां चाहिए। तब उन्हें लगता कि शायद रामाधार को बच्चों की चिंता खाए जा रही है। लेकिन उनको यह नहीं पता था कि मास्टर रामाधार के लिए हर रात गुजारना इसलिए मुश्किल था क्योंकि वो वासना के कीड़े थे। स्त्री देह की जरूरत के प्रति इतनी आसक्ति थी मास्टर रामाधार में कि अब मास्टर रामाधार का दिमाग इतना खराब होने लगा था कि कई बार मास्टर रामाधार अपने आप को बेकाबू महसूस करते थे। उनको लगता था कि मेरा माथा फट जाएगा, मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा और मैं कुछ गलत सलत ना कर दूं। अपने मन की भावना इन्होंने अपने भाई से साझा करी। कहे मेरा दिल बेकाबू हुआ जा रहा है, मेरा शरीर मेरे काबू में नहीं है। तो मास्टर रामाधार के भाई ने उनको कुछ दवाइयां दिलवाई और मास्टर रामाधार के भाई साहब ने उन्हें समझाया कि देखो अनुज, तुम हिस्टीरिया के रोगी होते जा रहे हो। हिस्टीरिया एक बीमारी है। अब मास्टर रामाधार इसको भी स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, तो गुस्से में दवाइयां फेंक देते। तो दवाई भी असर नहीं कर रही, जब दवाई ही फेंक देंगे तो जो इलाज के लिए दिया गया है। और मास्टर रामाधार की इच्छा तीव्र से तीव्रतर होती चली गई। वासना के आवेग में अब उन्हें सहा नहीं जाता था। तो मास्टर रामाधार अपनी देह की आग बुझाने के लिए अरवल की उन बदनाम गलियों की ओर भी जाने लगे, जहां जाना किसी पंडित के लिए कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं माना जाता था। और एक शिक्षक से ये उम्मीद कर ही नहीं सकते थे कि उस तरफ भी जाना है।
और जब ये खबर मास्टर रामाधार के भाई तक पहुंची तो भाइयों ने फिर डांट लगाई। तो मास्टर रामाधार ने कहा कि मेरा शरीर बेकाबू है, मेरा मन बेकाबू है और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। या तो मेरी शादी करवा दो और नहीं तो मेरे लिए अन्य कोई विकल्प नहीं है। लेकिन अभी तक मास्टर रामाधार की शादी हुई नहीं थी और मास्टर रामाधार के भाई इसी उहापोह में लगे थे कि जैसे ही कोई योग्य रिश्ता मिले रामाधार की शादी कर देनी पड़ेगी, नहीं तो ये पूरे कुल खानदान का नाश करेगा, पूरे कुल खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिलाएगा। इसी बीच में एक दिन एक काम से मास्टर रामाधार निकल पड़ते हैं। मास्टर रामाधार पहले इमामगंज से किंजर जाते हैं और किंजर से कुर्था और कुर्था से टेकारी। तब मास्टर रामाधार कुर्था से जब टेकारी की बस पकड़ते हैं तो कुर्था बस स्टैंड से जैसे ही बस निकलती है और आगे बढ़ती है, वो सचई जाने वाले मोड़ के पास पहुंची भी नहीं थी कि बस पंचर हो जाती है। अब जब बस पंचर हो जाती है तो ड्राइवर और कंडक्टर सभी को उतार देते हैं बस से, कहते हैं केवल महिलाएं और बच्चे अंदर बैठे रहें, बस का हम पहिया बदलेंगे। तो मास्टर रामाधार को घर से निकले काफी समय हो चुका था। मास्टर रामाधार अपने गमछे में, मास्टर रामाधार एक नंबर के कंजूस भी थे, कमाते थे पैसा लेकिन कंजूस नंबर एक थे। तो मास्टर रामाधार घर से सतुआ लेके निकले थे कि रास्ते में खाने के काम आएगा। तो मास्टर रामाधार ने देखा कि यहां अभी जो है बस का पहिया बदलाएगा, अभी समय लग रहा है, तो इतनी देर में क्यों ना मैं अपना सतुआ जो है सान के खा लूं। तो मास्टर रामाधार जहां बस रुकी थी वहीं बगल में एक तालाब था सड़क के किनारे, और वहीं पे लहसुन गंधा कपड़े धोने के लिए लेके आई हुई थी। अब लहसुन गंधा कपड़ा धोने सचई गांव से वही कुर्था मोड़ तक आई हुई थी। अब हमारे पाठक सोचेंगे लहसुन गंधा कपड़ा क्यों धो रही, तो लहसुन गंधा ये काम भी करती थी। वो जो नवाब मिसिर थे ऐसा कोई काम नहीं छोड़े थे गांव में, जिसको जो जैसा काम कह दे वो सब काम कर देते थे। तो उसमें ये जो काम है कपड़ा धोने वाला, ये भी जो है नवाब मिसिर ले लिया करते थे। तो नवाब मिसिर घर घर जाके कपड़े इकट्ठा कर लेते थे जो लहसुन गंधा धोती थी सुखाती थी। फिर नवाब मिसिर रात में बैठ के उसे प्रेस करते थे और फिर सबके घर में पहुंचा आते थे। इससे नवाब मिसिर का दो पैसा इनकम हो जाता था। तो लहसुन गंधा वही सब कपड़े सुखाने के लिए वो तालाब के पास तक चली आती थी, जो बिल्कुल कुर्था से जो संचई के लिए रोड निकलती है जाने के लिए, वो सड़क के बिल्कुल किनारे था। अब उधर मास्टर रामाधार सत्तू खाने के लिए बैठे हैं और उधर लहसुन गंधा अपने कपड़े धो रही है। अब इधर मास्टर रामाधार अपने सत्तू को बना रहे हैं अपने खाने लायक, और मास्टर रामाधार को पीने के लिए पानी चाहिए था। उन्होंने देखा एक बाल्टी लिए बैठे है उधर लहसुन गंधा, और मास्टर रामाधार का चरित्र हमने आपको बता ही दिया कि स्त्री के प्रति एक ऐसी आसक्ति फील कर रहे थे कि उसके लिए उनकी मानसिकता एक हिस्टेरिक पेशेंट की तरह हो गई थी, एक हिस्टीरिया के रोगी की तरह हो गई थी। तो एक जूती को कपड़ा धोते देख के मास्टर रामाधार आसक्त होते हैं और जाते हैं उसके पास और पूछते हैं पानी मिलेगा पीने के लिए। तो लहसुन गंधा भी बहुत तेज तर्रार बोले, मुझौसा तुमको ये नहीं पानी लौक रहा है, हम पानी लेके बैठे हैं, चापाकल लगा हुआ है क्या हमारे पास, तुमको चापाकल दिखाई दिया। अब लहसुन गंधा के अस्त व्यस्त कपड़े देख के मास्टर रामाधार की नजरें तो वहां टिकी हुई थी,
लेकिन लहसुन गंधा की ऐसी वाणी सुन के मास्टर रामाधार अचंभित हो गए, क्योंकि इस वाणी में आज तक उनको किसी ने डांट पिलाई नहीं थी। क्योंकि मास्टर रामाधार एक मास्टर थे, ब्राह्मण थे, और उसकी तेज तर्रार आवाज में बड़ी बड़ी आंखें लहसुन गंधा की जब उन्हें डांट लगाई ऐसी लहसुन गंधा ने, तो अवाक मास्टर रामाधार लहसुन गंधा को देखते रह गए। अब आप सोच में पड़ेंगे कि इसके आगे क्या हुआ। इसके आगे की कहानी हम आपको बताते हैं पसाकोलॉजी भौजी एंड प्रोफेसर पुराण के अगले अंक में। आज की कहानी को यहीं पे विराम देते हैं। मिलते हैं अगले अंक में। सप्रेम नमस्कार।